सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा था। ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम इब्न बतूता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्न बतूता एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। इब्न बतूता एक प्रारंभिक विश्व यात्री, ग्लोब ट्रॉटर यानी जो विश्व में एक चारों तरफ घूम घूम के यात्रा करता है, विश्व यात्री वो कहते हैं। इब्न बतूता वाज एन अफ्रीकन ट्रेवलर हु केम फ्रॉम मोरक्को। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो कि मोरक्को, अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, वहाँ से आया था। अच्छा, फिर मोरक्को में भी वह एक जगह से था, वो कहाँ है आगे देखते हैं। ही वाज बोर्न इन तेंजियर। मोरक्को में एक शहर है बिल्कुल समुद्र के किनारे, तेंजियर, वहाँ उसका जन्म हुआ था। ही वाज बिलोंग टू द मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिलीज़। वह उस समय जो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिलीज़ थी उसमें उसका जन्म हुआ था। ही लर्न लिटरेचर एंड अदर स्कॉलरली वर्क्स एट हिज यंग एज। और वह अपनी यंग एज में ही उसने बहुत सारी लिटरेचर और मतलब विद्वत्तापूर्व कार्य उसने कर लिए थे। ही कंसिडर्ड दैट नॉलेज गेन्ड थ्रू ट्रेवल्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट सोर्स दैन बुक्स। उसका मानना था कि जो ज्ञान हमें घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह जाके हम प्रत्यक्ष जाके वहाँ जाके पता कर सकते हैं, वो ज्ञान हमें बुक्स से या किताबों से नहीं मिल सकता है। ही लव्ड ट्रैवलिंग। और उसको घूमना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने बहुत सारे देशों की यात्रा की थी। एंड वेंट फार ऑफ प्लेसेस एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स एंड पीपल्स। तो उसको घूमना बहुत पसंद था, वह दूर दूर तक अलग अलग देशों की यात्राएं करता था। एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स एंड पीपल, और नए नए लोगों की और नई नई दुनिया की, नए नए लोगों की और नए नए अलग अलग देशों की खोज में वह घूमता रहता था। बिफोर हिज विजिट टू इंडिया ही हैड मेड पिलग्रिमेज टू मक्का। भारत आने से पहले वह कहाँ गया था? मक्का की तीर्थ यात्रा उसने की थी। एंड ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन सीरिया, इराक, पर्सिया, यमन, ओमान एंड ए फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो इंडिया आने से पहले वो कहाँ गया? पहले मक्का गया, उसके बाद वह सीरिया गया, इराक गया, पर्सिया गया, पर्सिया यानी ईरान, यमन गया, ओमान गया और कुछ ऐसे ट्रेडिंग पोर्ट्स, व्यापारिक बंदरगाह पर गया। कहाँ के? ईस्ट अफ्रीका के व्यापारिक तटों पर, व्यापारिक जो बंदरगाह थे वहाँ पर भी वो गया था। बच्चों अगला टॉपिक है इब्न बतूतास विजिट टू इंडिया। अब इब्न बतूता भारत आता है और यहाँ आके वो क्या क्या देखता है और क्या क्या लिखता है, क्या क्या करता है, वो सब पढ़ेंगे इसमें। इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इब्न बतूता और जो अनफेमिलियर्स है, जो जिस चीज़ से वह अनजान है, जैसे इंडिया में पहली बार आया, भारत पहली बार आया था तो उसके लिए अनजान था, अनफेमिलियर था, तो उसको उसके बारे में जानने की बड़ी एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी। तो इंडिया आके उसने क्या क्या देखा, क्या क्या किया और क्या क्या लिखा, वो सब इस आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ही सेट ऑफ हिज ट्रेवल टू इंडिया इन 1332-1333 एंड रीच्ड सिंध इन 1333। तो उसने क्या किया? भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू की 1332-33 में और सिंध पहुंच जाता है 1333 में। अच्छा, सिंध आज के समय की बात करें तो सिंध इस समय पाकिस्तान में है। तो 1333 में सिंध में आया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ही वॉज एबल टू गेट द रेपुटेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो यहाँ आके, जो उस समय हमारे देश में दिल्ली का जो सुल्तान था, तुगलक वंश का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की उसकी प्रतिष्ठा उसको प्राप्त हो जाती है, या उसके दरबार में उसको दरबारी के रूप में मौका मिलता है। तो वह उसको मोहम्मद बिन तुगलक उसको अपने दरबार में जगह दे देता है और उसको कोई एक पदवी दे देता है। वो पदवी कौन सी होती है आगे इसमें देखते हैं। द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय द स्कॉलरशिप ऑफ इब्न बतूता एंड अपॉइंटेड हिम एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली।
द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय स्कॉलरशिप, मतलब सुल्तान उसकी विद्वत्ता से बड़ा प्रभावित होता है और उसको दिल्ली का काजी, जिसे हम जज भी बोल सकते हैं, जज नियुक्त कर देता है। ही रिमेन्ड जज फॉर मैनी ईयर्स, वो कई सालों तक वह जज के पोस्ट पे, जज की पदवी पर रहता है। ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय द सुल्तान, तो कुछ सालों तक तो वो जज की पोस्ट पे रहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से सुल्तान उसको जेल में डाल देता है। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग वाज क्लियर्ड ही वाज रिस्टोर्ड टू इम्पीरियल सर्विस, और जब सुल्तान को मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती थी वो एकदम क्लियर हो जाती है, मतलब जब उनकी जो भी वो जो थी गलतफहमी वो दूर हो जाती है, तो एक बार फिर से उनको शाही जो सेवा थी उसमें वापस ले लिया जाता है। द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड हिम एज हिज एम्बेसडर टू चाइना इन 1342। आगे सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वह 1342 में उसे चीन में अपना राजदूत बना के भेजते हैं। ड्यूरिंग हिज जर्नी टू चाइना ही आल्सो विजिटेड मलाबार कोस्ट, मालदीव्स, बंगाल, आसाम एंड सुमात्रा। तो 1342 को वो चाइना के लिए रवाना हो जाते हैं। तो रास्ते में उसकी जो यात्रा होती है उस चाइना के लिए, तो रास्ते में वो पहले कहाँ जाता है, मलाबार कोस्ट जाता है जो कि केरल में है, मालदीव जाता है, उसके बाद वो मालदीव हमारे भारत के दक्षिण में नीचे मालदीव्स है, फिर वो उधर बंगाल आता है वापस, फिर आसाम जाता है और उसके बाद वापस वो दक्षिण की तरफ सुमात्रा जाता है। He traveled extensively in China, going as far as Beijing and returned his home in 1347। इसके बाद वो चाइना पहुंच जाता है और वो बीजिंग तक, चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ तक वो जाता है और उसके बाद 1347 में वापस अपने देश, कहाँ से आया था वो, इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से। मोरक्को में तंजीर उसका होम टाउन था, वहाँ से आया था और वहीं 1347 में वापस चला जाता है। बच्चों अगला टॉपिक हमारा रिहला। रिहला क्या था? इब्न बतूताज बुक ऑन ऑफ ट्रैवल कॉल्ड रिहला। इब्न बतूता की जो ट्रैवल या जो यात्रा वृत्तांत थी या था उसको रिहला कहा जाता है। रिहला वाज रिटन इन अरेबिक, provides the social and cultural life in the subcontinent in 14th century। रिहला से हमें 14वीं सदी के दौरान जो हमारे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की जो कल्चरल और सोशल लाइफ थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ही केयरफुली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट न्यू कल्चर्स, पीपल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एट्सेट्रा, और वह बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ आकर हमारे देश की जो भी संस्कृति थी, यहाँ के लोग थे, उनके जो भी विश्वास थे या उनके जो मूल्य थे, उनको ध्यान से वो ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है, उसके बाद उसको अपनी बुक जो रिहला है उसमें वो दर्ज करता है, उसमें लिखता है। हिज अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ मार्को पोलो। तो जो उसका जो वृत्तांत था रिहला, उसको अक्सर मार्को पोलो के वृत्तांत से कंपेयर किया जाता है, उसके साथ तुलना की जाती है। अब मार्को पोलो कौन था? हु हैज़ आल्सो विजिटेड चाइना एंड इंडिया, जो कि मार्को पोलो भी इंडिया और चाइना आता है और यहाँ आके उसके बारे में वो लिख के जाता है। मार्को पोलो इटली का निवासी था जो कि वेनिस में रहता था। तो मार्को पोलो से उसके जो वृत्तांत है रिहला, उसकी तुलना की जाती है। आगे वो कुछ लिखता है ट्रैवलिंग के बारे में। वाई वाज ट्रैवलिंग मोर इनसिक्योर, कि उस दौरान 14th सेंचुरी में जब वो आया था, 1332-33 में इधर आया था,
तो उस दौरान 14वीं सदी में यात्रा करना इतना इनसिक्योर क्यों था, यानी इतना संकट भरा या जोखिम भरा क्यों था। वो आगे लिखता है, इब्न बतूता वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स सेवरल टाइम्स। इब्न बतूता के ऊपर कई बार किसके द्वारा हमला किया जाता है? रॉबर्स के द्वारा, लुटेरों के द्वारा उसके ऊपर कई बार हमले होते हैं। इनफैक्ट ही प्रीफर ट्रैवलिंग इन ए कारवा। कारवा एक तरह से टोला या झुंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके साथ में चलते हैं। तो वास्तव में वो हमेशा कारवा में या काफिले में चलना पसंद करता था, अलॉन्ग विद कंपेनियन, जो कि उसके साथी होते थे, उनके साथ। बट दिस कुड नॉट स्टॉप हाईवे रोबर्स, लेकिन इससे भी जो हाईवे रोबर्स थे उससे वो बच नहीं सका। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहा था, हिज कारवा वॉज अटैक्ड एंड मैनी ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहा था तो उसके कारवा पर डाकुओं ने या फिर जो रोबर्स थे उन्होंने हमला कर दिया, और जो कारवा के जो उसके साथी थे, बहुत सारे साथी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मतलब उनकी मौत हो जाती है या मारे जाते हैं। दोज ट्रेवलर्स हु सर्वाइव्ड इंक्लूडिंग इब्न बतूता वर सीवियरली वाउंडेड। और जो यात्री बच गए या जिनमें इब्न बतूता भी एक खुशकिस्मत था, तो जो यात्री बच गए वो भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बारे में वो लिखा है। आगे उसने कोकोनट और पान के बारे में कुछ अपना विवरण दिया है। क्या दिया है देखते हैं इसमें। द कोकोनट एंड द पान। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इब्न बतूता's strategy of representation are clear in the way in which he described the coconut and the palm, two kinds of plant produce that were completely unfamiliar to his audience। तो इब्न बतूता की जो स्ट्रेटजी या रणनीति थी उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं वह उसको मान सकते हैं कि जिस प्रकार से उसने नारियल और पान के बारे में वर्णन किया है। वो कहता है टू काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस, ये दो प्रकार के जो प्लांट प्रोड्यूस है, वनस्पति उपज है, जो कि पूरी तरह से अनफेमिलियर है उसके ऑडियंस के लिए, जो उसके जो श्रोता या उसके जो दर्शक हैं उसके लिए पूरी तरह से ये दोनों जो उपज है पान और नारियल बिल्कुल अनजान थे उसके बारे में। आगे वो लिखता है इब्न बतूता's डिस्क्रिप्शन ऑफ कोकोनट एंड पान। उसके बारे में वो आगे क्या लिखता है सुनिए। कोकोनट और पान के बारे में क्या लिखता है। द टू काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस दैट इब्न बतूता मेंशंस वर द पान एंड द कोकोनट। तो दो प्रकार के जो वनस्पति उपज इब्न बतूता बताता है, एक तो थी पान, दूसरी नारियल। He describes that coconut are resembling a man's head because in it are what looks like two eyes and a mouth, and inside of it, when it is green, look like the brain. Attached to it are the fibers that look like hair। वह नारियल का जो वर्णन इस प्रकार करता है कि जो नारियल है वो एक तरह से मानव सिर की तरह है, मानव के सिर की तरह है, जिसमें 3 छेद दिखते हैं, जिसमें 2 छेद हमें आँखों की तरह नज़र आते हैं और एक छेद जो होता है वो मुंह की तरह दिखता है। इसके अलावा जो ऊपर का जो खोल होता है थोड़ा ग्रीन कलर का, हरे रंग का होता है, वो एक हमें ब्रेन की या मस्तिष्क की तरह दिखता है। इसके अलावा जो उसके ऊपर जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वह बालों की तरह दिखते हैं। तो एक तरह से नारियल को उसने मानव जो सिर है या मानव खोपड़िया उसकी तरह उसे उसका वर्णन किया है। पान के बारे में क्या कहता है वो। ही डिस्क्राइब्स अबाउट पान दैट द बीटल हैज़ नो फ्रूट एंड इज़ ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ इट्स लीव्स। वह आगे लिखता है, वह वर्णन करता है कि पान एक तरह से एक बीटल है या बीड़ा है जिसको खाया जाता है, इसके कोई फ्रूट नहीं होता है, एंड इट इज़ ग्रोन ओनली फॉर सेक ऑफ इट्स लीव्स, और इसको फल के लिए नहीं उगाया जाता है
ये केवल इसके पत्तों के लिए इसको उगाया जाता है। जो अगला टॉपिक है इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। इब्न बतूता और भारतीय शहर। वो भारतीय शहरों के बारे में क्या लिखता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इब्न बतूता फाउंड सिटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु आर एबल एंड हैव रिसोर्सेस एंड स्किल्स। इब्न बतूता ने भारतीय जो शहर थे, भारतीय उपमहाद्वीप के जो शहर थे उसको रोचक अवसरों से भरपूर पाया। उन लोगों के लिए जो तो एक तो सक्षम थे, समर्थ थे और जिनके पास संसाधन थे और जिनके पास कौशल था। द सिटीज़ वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्परस। भारत के जो शहर थे बड़े डेंसली पॉपुलेटेड थे, मतलब उनकी आबादी बड़ी ज़्यादा थी, घनी थी और भारत के शहर बड़े प्रॉस्परस या बड़े समृद्ध थे, खुशहाल थे, अमीर थे। सिटीज़ वर डिस्टर्बेड ड्यूरिंग वॉर इन्वेशन। लेकिन ये जो शहर थे ये विदेशी आक्रमणों की तरह या फिर जब भी कोई युद्ध होता था, हमले होते थे, उस समय हमेशा डिस्टर्ब रहते थे, बाधित रहते थे। हिज अकाउंट said that streets in many cities were crowded and bright, and colorful markets were full of many varieties of goods. वह अपने वृतांत में कहता है कि भारतीय जो शहर थे उनकी गलियां भीड़ भरी होती थी और भारतीय बाज़ार जो होते थे एकदम रंग बिरंगे चमक दमक वाले होते थे, जिनमें हर प्रकार के अलग अलग वैरायटी के सामान देखने को मिलते थे। ही डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज ए वास्ट सिटी। वह कहता है कि दिल्ली बहुत ही विशाल और भव्य शहर है, विद ए ग्रेट पॉपुलेशन, और उसकी आबादी भी बहुत ही ज़्यादा है। द लार्जेस्ट इन इंडिया, और वह भारत का लार्जेस्ट सबसे बड़ा शहर है। बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बट आल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। बाज़ार जो थे वो न केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए ही बने थे या उन केवल वही चीज़ नहीं होती थी, केवल आर्थिक लेन देन ही नहीं होते थे वहाँ पे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी वो केंद्र थे। मैनी बाजार्स हैड मॉस्क्स एंड टेम्पल्स विद स्पेसेस फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर्स एंड सिंगर्स। बहुत सारे बाज़ारों में मंदिर भी थे, मस्जिद भी थी और पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खाली जगह होती थी जिनमें डांसर्स और सिंगर्स अपने परफॉर्मेंस देते थे। इब्न बतूता नोटेड दैट द सिटीज ऑब्टेन्ड इट्स वेल्थ फ्रॉम विलेजेस। इब्न बतूता ने यह भी ध्यान दिया या यह भी दर्ज किया कि जो शहर थे इतने चमक धमक वाले, रंग बिरंगे और समृद्ध, वो अपना जो धन था वह गाँवों से ही प्राप्त करते थे। दिस वाज बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विथ 2 क्रॉप्स ए ईयर। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गांव थे वहाँ साल में 2 फसलें आराम से उगाई जाती थी। इस वजह से 2 साल में 2 फसलें एक साथ, 2 साल में 2 फसलें बोएंगे तो सरकार को जो राजस्व है, टैक्स है या फिर रेवेन्यू है, वो भी ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से सरकार ज़्यादा रेवेन्यू ले सकती थी और उस रेवेन्यू का उपयोग वो शहरों को प्रॉस्परस बनाने में करती थी। इस तरह से शहर गाँवों की वजह से ज़्यादा खुशहाल या समृद्ध हुए थे। He says that there was a great demand for Indian textiles like cotton cloths, fine muslins, silk, brocade and satin. वह कहता है कि भारतीय कपड़ों की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग होती थी, जैसे कि कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र, फाइन मसलिन मतलब एकदम बढ़िया मलमल, और सिल्क रेशम, और ब्रोकेड जरी एंड सैटिन साटन, इन सब के कपड़े जो थे भारत में बने हुए कपड़े, उनकी पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड रहती थी। ही फर्दर सेज दैट सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ फाइन मसलिन्स वर सो एक्सपेंसिव दैट
could be worn only by the noble and the very rich। वह आगे कहता है कि कुछ वैरायटी तो फाइन मसलिन मतलब बढ़िया मलमल की कुछ वैरायटी तो इतनी ज़्यादा महंगी थी कि उनको केवल अभिजात वर्ग या फिर रईस लोग और बहुत अमीर लोग ही खरीद सकते थे और पहन सकते थे। ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी। आगे वो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में लिखता है। वो क्या लिखता है आगे देखते हैं। ए यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक तरह से मतलब संचार की व्यवस्था, उसके बारे में वो बोलता है कि भारत जो उस समय 14th सेंचुरी में उसने जो भी देखा तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा यूनिक था, उससे बड़ा प्रभावित होता है। और उसके बारे में क्या लिखता है देखिए। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इन्स एंड गेस्ट हाउस। वो कहता है कि जितने भी ट्रेड रूट्स थे, व्यापारिक मार्ग थे, उसमें रास्ते में जगह जगह पे इंस थी। इंस मतलब एक तरह से सराय या धर्मशाला, और गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस मतलब अतिथि गृह, जहाँ पे अतिथि या फिर जो भी ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो वहाँ रह के आराम कर सके, रात भर रुक सके। इब्न बतूता वाज अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। और इब्न बतूता डाक प्रणाली की जो दक्षता थी उसको देख के बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। द पोस्टल सिस्टम वाज ऑफ टू काइंड्स। जो डाक व्यवस्था थी या डाक प्रणाली थी वो दो प्रकार की थी। वन वाज कॉल्ड उलुक। पहली जो पोस्टल सिस्टम की व्यवस्था थी वो कहलाती थी उलुक या हॉर्स पोस्ट, जिसमें मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के डाक पहुंचाई जाती थी। एंड द अदर वाज दावा फुट पोस्ट। दूसरी थी दावा, यानी पैदल जाके डाकिए अपना डाक पहुंचा सकते थे, या अपना जो भी मैसेज थे वो पैदल चल के पहुँचाते थे। दिस सिस्टम इनेबल्ड मर्चेंट्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन। तो इस सिस्टम से क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको सक्षम बनाया किसके लिए, टू सेंड इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना जल्दी से पहुंचाने के लिए। रेमिट क्रेडिट, और कोई भी उधार पैसे देने उसको देने के लिए। अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी पर भी वो पैसे भिजवा सकते थे। एंड टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। और जो गुड्स उनको किसी को भी अगर बहुत लंबी दूरी पे और या कम अल्पावधि में भी कोई उनसे कोई चीज़ मांगता है, सामान की कोई डिमांड करता है, तो वो भी अल्पावधि में भी उस चीज़ की डिमांड को वो पूरी कर पाते थे। इब्न बतूता सेज दैट इट टुक 50 days टू रीच फ्रॉम सिंध टू दिल्ली। इब्न बतूता कहता है कि सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन का समय लगता था। बट न्यूज ऑफ सुल्तान रीच्ड जस्ट इन 5 days बाय स्पाइस। लेकिन जो जासूस होते थे उनके द्वारा सुल्तान को जो बहुत ही प्राइवेट या निजी जानकारी देनी होती थी वह केवल 5 दिन में पहुंच जाती थी। तो देखिए उस कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा सुदृढ़ था कि जो नॉर्मल जानकारी या जो नॉर्मल सामान 50 दिन में पहुंचता था, लेकिन सुल्तान को जो जानकारी चाहिए वो जासूसों के द्वारा केवल 5 दिन में वो पहुंच सकती थी या पहुंच जाती थी। मतलब 10 गुना ज़्यादा कम समय लगता था उसमें। ओके बच्चों, अब इब्न बतूता वाले टॉपिक का लास्ट टॉपिक है यूज ऑफ स्लेव्स, दासों का प्रयोग। इब्न बतूता ने दासों के बारे में भी कुछ लिखा है। तो वो क्या क्या लिखा हम इसमें देखेंगे कि दासों के बारे में वो क्या कहता है। सबसे पहले है स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स। जो स्लेव्स होते थे वो बाज़ार में ओपनली खुले तौर पे खरीदे बेचे जाते थे। लाइक एनी अदर कम्युनिटी, जैसे कि हम दूसरा कोई सामान या वस्तु खरीदते बेचते हैं, उसी तरह दास भी या गुलाम भी खरीदे बेचे जाते थे। स्लेव्स वर एक्सचेंज एज गिफ्ट, और दासों को गिफ्ट के रूप में भी, उपहार के रूप में भी एक्सचेंज या विनिमय या उनका लेन देन किया जाता था।
When Ibn Battuta reached Sindh, he purchased horses, camels and slaves as gifts for Sultan Muhammad bin Tughlaq. जब इब्न बतूता सिंध पहुंचता है तो वह भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार के रूप में देने के लिए घोड़े, ऊँट और कुछ दास खरीदता है ताकि वो उनसे भेंट कर सके और उनको उपहार स्वरूप ये चीज़ें दे सके। तो इस तरह से स्लेव्स को भी एक तरह से हम कमोडिटी, उस समय कमोडिटी या कोई वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता था। देयर वाज कंसिडरेबल डिफ्रेंसिएशन अमंग स्लेव्स, और उस समय जो स्लेव्स थे उनके बीच में भी काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। सम फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ सुल्तान वर एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड डांस। कुछ महिला जो गुलाम थी, जो सुल्तान की सेवा में थी, वो म्यूजिक में, संगीत में और नृत्य में बड़ी निपुण थी या एक्सपर्ट थी। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो यूज्ड टू कीप ए वॉच ऑन हिज नोबल्स बाय द सुल्तान। अच्छा, कुछ महिला गुलामों को या दासों को सुल्तान भी अपने जो अभिजात या जो दरबारी लोग होते थे या मंत्री लोग होते थे या नोबल्स होते थे, उन पे निगरानी रखने के लिए उनको नियुक्त कर देते थे। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर। जो गुलाम होते थे वो घरेलू काम के लिए भी रखे जाते थे। इब्न बतूता नोटेड दैट मैन एंड वीमेन स्लेव्स कैरिड पालंकिन्स और डोला। तो घरेलू काम के लिए भी गुलामों को रखा जाता था। तो इब्न बतूता आगे कहता है कि महिला और पुरुष जो दास होते थे वो पालकी या डोला भी उठाते थे। द प्राइस ऑफ स्लेव्स, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वाज वेरी लो। और जो महिला दासों को घरेलू काम के लिए लगाया जाता था या रखा जाता था, उनका दाम या उनकी कीमत बहुत कम होती थी। बहुत कम दाम में उनको ख़रीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था। इस तरह से जो डोमेस्टिक लेबर या घरेलू काम करने वाली महिला दास होती थी, वो बहुत कम रेट पे या कम दाम में ख़रीदी जा सकती थी या बेची जा सकती थी। इस तरह से हमारे दोनों टॉपिक आज ख़त्म हुए। पहला टॉपिक था अल-बिरूनी का और दूसरा आज हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।